आश्रम में पधारे हुए प्रत्येक जन को मेरा नमस्ते। आप वो सब लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी कोई राह अपनाई जाए जहाँ पर थोड़ा-सा दर्द, थोड़ी-सी पीड़ा और थोड़ा-सा हम अपने अपने स्वास्थ्य के लिए खुश हो पाएँ और थोड़ा-सा हम अपना बोझ जो है, बीमारी का बोझ वो हल्का कर पाएँ। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत अभिवादन कि आप सब लोग ऐसी कुछ बात, अ, ऐसी कोई बात आप समझने आए हैं जिससे आपकी समस्या का हल मिल पाएगा और आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपको विभु से होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा ऐसी कुछ दृष्टिकोण, ऐसे कुछ बातें पता चलेगी, जो शायद आपने नहीं सुनी हो या आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ, इन ट्रीटमेंट अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट से भी आपकी जो बीमारी है, उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। तो मैं हूँ डॉक्टर रानी भुतड़ा फ्रॉम वीएफ विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन। ये जो विभु इनिशिएटिव है, ये वीएफ के कई उपक्रमों में से एक उपक्रम है, जो वयस्क जनों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है। इसे 3.5 महीने पूरे हुए हैं अभी। 1 अक्टूबर से यह शुरू हुआ है और यह बिल्कुल निःशुल्क है आप लोगों के लिए। ये कुछ ऐसी बातें जो आपके हित में हम लोग प्रस्तुत करते हैं रोज़ाना। सुबह में योग प्राणायाम रोज़ होता है और क्योंकि योग प्राणायाम जैसी चीज़ ऐसी है जो आप रोज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा उसका फ़र्क आपके शरीर में, आपके पूरे स्वास्थ्य पर आपको फ़र्क समझ में आएगा। शाम में जो सत्र होते हैं वो विभिन्न जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदा और भी बहुत सारी पैथीज़ जो हमारी बीमारियों के बोझ को हल्का कर सकती है। उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे और छोटे-छोटी बातों से और बहुत ही नैसर्गिक ऐसी चीज़ें हैं, उपाय हैं जो आपको बिना नुकसान पहुँचाए आपके स्वास्थ्य में लाभ पहुँचाएगी। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जिनको भी या इसमें जुड़े हुए जो ऐसा चाहते हैं कि उन्हें दिल की बीमारी ना हो या जिन्हें अभी है भी, उन्हें मैं यह कहूँगी कि अगर एक बार जब आपको पता चलता है कि आपको दिल की बीमारी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट ने कह दिया है कि आपको हाई बीपी हो गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, तो कहीं न कहीं हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ठीक से उपाय भी नहीं पता होता है कि हम करें क्या? बस जो दवाई दी है वही हमारा भविष्य है। पर इसी बात को नकारने के लिए मैं डॉक्टर रानी बुतड़ा आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी 7 दिनों के जो सत्र है उसको जानने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करिए और समझ के आप उनको अपने हिसाब से आप उन तज्ञों से मिलकर ऑनलाइन पूछकर आप अपनी व्याधियों से निपटने में आपको मदद मिलेगी। तो कृपया करके आप सब लोग कृपया म्यूट हो जाएं, सभी लोग। दिलीप जी, सभी लोग कृपया करके म्यूट हो जाएं। ये पूरे सत्र में अगर आप अपने नाम से अगर एंटर होते हैं ज़ूम मीटिंग में तो बहुत अच्छा होगा। अपने घर अगर आप रीनेम नहीं कर पाते अपने घर में छोटों को कहिए कि वो नाम आपका नाम डालकर लॉगिन हो ज़ूम में। तो आज हम लोग सेकंड कैंप की शुरुआत कर रहे हैं। आज आज के इस कैंप के प्रायोजक है नागपुर जिला माहेश्वरी महासभा। इनके अध्यक्ष श्री दिनेश जी राठी और सचिव श्री हरीश जी सोनी का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस विभु उपक्रम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने यह पहल की कि इस विभु उपक्रम को हम पूरा सहयोग देंगे और इसे एक बड़ी श्रृंखला को जोड़ेंगे इस विभु में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी राठी जी और हरीश जी सोनी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच नागपुर
जिला माहेश्वरी महासभा, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और संस्थाएँ हमारा साथ देती जाएगी, तो यह विभू हम जन-जन तक पहुँचा पाएँगे। मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ, आप सब लोग अपना माइक चेक करिए। ये ज़ूम जो है ऑनलाइन होने के कारण इसमें जो आवाज़ ज़रा भी अगर एक किसी के भी घर से अगर आवाज़ आ रही है, तो पूरे मीटिंग को डिस्टर्ब करती है। कृपया करके अपना माइक म्यूट रखिए। जब आप क्वेश्चन्स पूछेंगे तब भी आप अपना क्वेश्चन रखकर म्यूट हो जाइए। ये जो दिल की बीमारी, ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये कहीं से बाहर से टपकती नहीं है या केवल जीन्स में होने के कारण नहीं होती है। इसके बहुत सारे हमारे खुद के कारण होते हैं। हमारे बहुत सारे खुद की कहीं न कहीं जीवन शैली का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। कहीं न कहीं हमारे गलत विचारों का दुष्प्रभाव है। तो हमें यह दिल की बीमारी क्यों हुई है, इसका एक दूसरा दृष्टिक्षेप हमें पता चलेगा इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे सप्ताह में। तो आप लोग जुड़े रहिए। एक दिन केवल सत्र करने से आपको इसके हर तरफ से इसके पहलू नहीं पता चलेंगे। तो कृपया करके इसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करें, सारे सत्र अटेंड करें। बहुत-बहुत जय श्री कृष्ण सभी को, यहाँ पधारे हुए सभी विभुजन को फिर से जय श्री कृष्ण मेरी तरफ से। और ये जो दिल की बीमारी जो प्रायः अभी जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, इसका कहाँ इसका बीजारोपण हमने खुद ने किया है। तो इसका बीजारोपण जो हुआ है उसको हम अब जो अब पौधे का रूप ले चुकी है, उसको अब हमें उस पौधे को हमें पनपने नहीं देना है और उस पौधे को बिल्कुल कौन-सी ऐसी दवाई है, कौन-सी ऐसी किस तरह से हम उससे निपट सकते हैं, वो आपको इस सत्र में पता चलेगा। बिल्कुल नैसर्गिक रूप से अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट और यज्ञोपैथी और मेंटल हेल्थ दैट इज़ मानसिक स्वास्थ्य। आप अपने विचारों का जैसे मुझे मुझे किसी ने बहुत बोल दिया, बहुत ज़ोर से बोल दिया, बहुत मेरे बुरा-भला कह दिया, तो मेरे दिल मैं अपने दिल पे ले लेती हूँ उस बात को। तो ये जब हम बार-बार अपने इन बातों को जब अपने दिल पे लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा दिल जो है वो बैठ जाता है। यानी कि उसका काम जो है वो कम होना, उसका सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है। तो इन्हीं इन्हीं पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में जो पधारी हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमारी जो सूत्रधार है वो पूजा जी वो आपको बताएँगे ही। मैं भी डॉक्टर शिल्पा को इतने सालों से जानती हूँ और वो आपको बहुत सुंदर तरीके से आपकी हार्ट की बीमारी है क्या, पहले आपको समझाएगी और होम्योपैथी का किस तरह से रोल है। हम कभी भी एक धारणा होती है कि होम्योपैथी नहीं, 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 हार्ट की बीमारी इमरजेंसी वाली बीमारी है, होम्योपैथी क्यों लूँ मैं उसके लिए, होम्योपैथी तो बहुत धीरे काम करती है। ये जो होती है ना ये बातें ये प्रायः उन लोगों से सुनने मिलेगी जो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो हमें जिस जिस एक्सपर्ट की बात जो है उसी के मुँह से सुननी चाहिए। अगर आपको हार्डवेयर के बारे में कोई मालूमात करनी है तो आप सुनार के पास में नहीं जाओगे। सुनार के बारे में अगर आपको मालूमात करनी है तो आप लोहार के पास नहीं जाओगे। तो उसी तरह से आपको होम्योपैथी के बारे में जानना है कि इसका क्या किस तरह से काम करती है या नहीं, ये आपको कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ही बता पाएगा। और वो भी इस सत्र में आपको और खुली से खुली जानकारी मिलेगी, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ताकि आपको कोई भी गुमराह ना कर सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोई भी आपको बोले कि हाँ, हम आपको 100% ठीक कर देंगे या हम आपको इतना फलाना आपके जितने भी जो मैं फिर से कहती हूँ आप सब लोग म्यूट रहिए प्लीज़। तो आप लोग को अब होम्योपैथिक तज्ञ से ही बात करके अपनी बात को समझना है कि यह पैथी मुझे अपनाना है या नहीं। तो होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जीर्ण रोगों में काम कभी भी शरीर जल्दी नहीं कर पाएगा, उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। एक वयस्क व्यक्ति इतने तेजी से खड़ा नहीं हो पाएगा जितना एक युवा व्यक्ति खड़ा हो पाता है। उसी तरह से जीर्ण रोग इतने जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा जितना कि एक कम अवस्था वाला रोग जल्दी ठीक हो पाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से आप अगर जीर्ण रोगों को
अगर आपकी अपेक्षा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो ये आपकी अपेक्षा गलत है। कृपया अपनी इन गलत धारणाओं को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इन जीर्ण रोगों को बहुत आहिस्ता से हमें ट्रीट करना होता है। एक्यूट प्रॉब्लम्स जो होती है, जो बहुत ही जल्दी कम समय में होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे अभी फ्लू हुआ है और बाकी भी, इसमें होम्योपैथी बिल्कुल घंटों में काम करती है, दिनों में काम करती है और वही अगर जीर्ण रोग है तो उसमें समय हमें शरीर को देना होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो बिना कोई अब और देरी किए मैं शिल्पा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। उसके पहले मैं यह बता दूँ, शिल्पा जी 20 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही है। उनके कई जगह पे क्लिनिक्स चल रहे हैं, जैसे हैदराबाद, नागपुर, वनी, आलापल्ली और नागपुर में भी वो 4 जगह प्रैक्टिस उनकी ओपीडी चल रही है। तो वो काफ़ी व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर हमें इस बहुत ही गहनतम दिल के बीमारी के कार्डियक डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक समझाएगी। कृपया करके समय निकाल कर आप यह सत्र अटेंड करिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे जितना मैं जानती हूँ, आपको सरल भाषा में ऐसे बताने के लिए सत्र बहुत कम आपको कहीं देखने मिलेंगे। तो कृपया समय निकाल कर इस सत्र को अटेंड करिए और आप तुरंत ये लिंक अपने लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में भी यह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो शिल्पा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ विभू में। थैंक यू, धन्यवाद रानी। मेरे फ्रेंड है जो धन्यवाद मुझे ग्रुप पे इनवाइट करने के लिए। और आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। पहले थोड़ी आवाज फ्लक्चुएट हो रही सभी थी, अभी विभूजन, बराबर आ रही है। ओके, सभी विभूजनों को मेरा नमस्ते। मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ आपके लिए, जब मैंने डायबिटीज के बारे में बताया था। और अभी हम बहुत ही रोजमर्रा की जो चीज है, जो हम हर घर में पाई जाती है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हर घर में कहीं ना कहीं एक घर के आड़ में हम ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बीपी बढ़ा हुआ है, ये चलती रहती है। तो आज शिल्पा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पा दी, आपका म्यूट हो गया है। कुछ तो इशू हो रहा है। अभी अभी ठीक है? ओके, हाँ। हाँ, अभी ठीक है। एक मिनट। हाँ, सो अभी मैं आपको डायरेक्टली होम्योपैथी और हाइपरटेंशन और कोलेस्टेरॉल, ये 3 चैप्टर एक टाइटल था जो मुझे दिया गया था आपको बताने के लिए कि होम्योपैथी हाइपरटेंशन मीन्स बीपी बढ़ना और आपका कोलेस्टेरॉल मैनेजमेंट कैसे करता है ये बताना है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर रानी से बात नहीं हुई मेरी, लेकिन हाइपरटेंशन और कोलेस्टेरॉल अगर मेरे को बताना है तो मैं जब इस चीज का खुद ही थोड़ा सा आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी, तब मुझे ऐसे लगा कि हाँ, कोलेस्टेरॉल मुझे अलग से बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि आप ले पर्सन हैं जिनको मेडिकल लैंग्वेजेस जो टर्म्स आती है इतनी अच्छे से पता नहीं है। तो जैसे आपको एक हर चीज की जानकारी देनी है तो पूरी तरीके से देनी है, तो मैं एक ही टॉपिक उसमें से चूज कर पाई हूँ पहले, ताकि इसके बारे में अच्छे से बताने के बाद मैं कोलेस्टेरॉल के बारे में आपको बता पाऊँ। तो मैंने एक हाइपरटेंशन टॉपिक यहाँ पे लिया है। तो इसका मैनेजमेंट, कोलेस्टेरॉल और हाइपरटेंशन ये एक दूसरे के भाई बहन हैं, साथ साथ आते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले भाई के बारे में बताना चाहती हूँ, बाद में बहन को इंट्रोड्यूस करूंगी आपके लिए। तो ये होम्योपैथी एंड हाइपरटेंशन, होम्योपैथी का मैनेजमेंट हाइपरटेंशन में मीन्स ब्लड प्रेशर में
कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो आप मेरा तो इंट्रोडक्शन कराया है रानी मैम ने। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर बढ़ना, इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपर मीन्स, हाइपर का मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज बढ़ी हुई होती है उसको हाइपर बोलते हैं। कोई भी चीज अगर उसके लेवल से बढ़ जाती है तो उसको हाइपर बोलते हैं। और टेंशन, यहाँ पे टेंशन यूज किया गया है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा गया है। तो आप इस वर्ड से एक चीज आपको सभी को ध्यान में आई होगी, टेंशन वर्ड, जो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, टेंशन वर्ड। तो जिसका हाइपर रहता है, जिसका हाई रहता है टेंशन, हर चीज में बॉडी का हर पार्ट में अगर टेंशन हाई हो जाए तो वही वही चीज कहलाती है हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है धमनियों में, उसको हम आर्टरी कहलाते हैं कहते हैं। तो उस धमनियां बॉडी के हर पार्ट में है। जब भी आप कोई टेंशन में रहे, जब भी आपके लीवर पे टेंशन आए, जब भी आपके हार्ट पे टेंशन आए, जब भी आपके किडनी पे टेंशन आए, तो धमनियों का प्रेशर बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है ये सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया है। ये जानकारी आपको रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई है, इससे काम नहीं चलेगा। इससे इसलिए काम नहीं चलेगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है मीन्स मेरा हार्ट, ये बोल के नहीं चलेगा, क्योंकि कोई दूसरी चीज भी ब्लड प्रेशर कॉज करती है। जैसे अगर किडनी का डिसीज है किसी इंसान को, तो किडनी पे जो प्रेशर आता है वो भी हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इसलिए आपको इनसाइड, आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो भी चीज है वो मालूम करनी चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर नॉट मेरे वो सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं है हार्ट की वजह से, वो दूसरी भी चीजों से बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी दूसरी भी चीजों से है। तो ये मैं एक सिंप्लीफाई करके आपको डेफिनेशन बताई हूँ, जो आपको ये चीज मालूम चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर यानी होता क्या है, हाइपरटेंशन यानी होता क्या है। तो यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिखाई गई है। पूरी वर्ल्ड में 1 बिलियन पीपल, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग अफेक्टेड है हाई ब्लड प्रेशर से। जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ये कॉमन बीमारियां हो गई, और सबसे ज्यादा अपने इंडिया में ये लोग पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप सभी लोग इस पे और विचार करें कि हमारे ही देश में ये सारी बीमारियां ज्यादा तौर से क्यों पाई जा रही है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एकदम सिंपल वे से, कि सारे विभूजनों को ये पता चले कि हाइपरटेंशन या तो ब्लड प्रेशर आप चेक कराने जाते हो तो उसमें होता क्या है, ऊपर की मात्रा क्या होती है, नीचे की लेवल क्या होती है, ये थोड़ा समझे। तो यहाँ पे एक स्लाइड आपको जो दिख रही है उसमें हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर दिखाया गया है, जहाँ पे एक साइड मैंने मेरे राइट साइड में जो है वो सिस्टोलिक दिखाया गया है, यानी ऊपर वाला। आपके सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, ऊपर वाला प्रेशर कितना है। तो जो ऊपर वाला प्रेशर है यहाँ पे 110 दिखाया गया है, और जो नीचे वाला प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि नीचे वाला प्रेशर होता है। आपके लैंग्वेज में आप उसको नीचे वाला प्रेशर बोलते हैं। तो जब अपना हार्ट रिलैक्स होता है, सो वो जो होता है वो नीचे वाला प्रेशर होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो दबता है, तो वो ऊपर वाला प्रेशर होता है। जब दबता है कोई भी चीज, अगर आप सादा एक ये ले लीजिए, आपका जो वॉश बेसिन है उसका जो पाइप है, अगर पानी चल रहा है उस पाइप को आप दबाओ तो प्रेशर ज्यादा आएगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, उसको दबाते हैं, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ऊपर वाला प्रेशर कहा जाता है। ऊपर में प्रेशर ज्यादा होता है 110, और नीचे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है जो 70 होता है, नॉर्मल 70। इसकी रेंज रहती है, मैं आगे बताती हूँ आपको, इसकी रेंज रहती है। ऐसा ना करे कि मैंने ऐसे बता देने के बाद आप बोले अरे भाई मेरा 120-80 है तो मेरा तो हाई हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी रेंज रहती है, मैं रेंज बताती हूँ आपको कैसे। तो ये जो आप डॉक्टर के पास जाते हो और चेक कराते हो, तो कहाँ चेक कराना चाहिए। यहाँ पे एक हाथ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये हाथ दिखाया गया है। यहाँ पे एक धमनी होती है
जो सबसे बड़ी धमनी होती है, तो यहाँ पे ये जो आर्म पोर्शन होता है, जो दंड होता है, यहाँ पे हम एक टाइट आपको कस के बांधते हैं, एक पैनल बांधते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आता है, और वो धमनी की वजह से हमको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, आपका ऊपर का और नीचे का प्रेशर समझ में आता है कितना है करके। सो ये हो गया, मैंने एकदम सिंपल वे से आपको पता करवाया कि कैसे प्रेशर गिनना है। आपको भी पता चलना चाहिए, डॉक्टर जब प्रेशर गिनता है तो भाई एकदम से नीचे ही लगा दिया तो आपको समझ में आ जा, ऐसा होता नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपको भी पता रहना चाहिए कि भाई वो बैंड बांधता है तो ऊपर ही बांधना चाहिए, और जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, अगर प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं हो रहा है, जैसे नर्सेस वगैरह करती है, उनको घाई रहती, फटाफट फटाफट कर देती, नहीं, प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए। आपके दंड पे आपने प्रेशर महसूस करना चाहिए, तभी आपका बीपी बराबर से आएगा। तो ये एक सिंपल चीज होती है जो आपको पता रहनी चाहिए। तो अभी मैंने पहले ही बोला था कि जैसे वहां पे दिखाया गया 110 और 70, ऊपर वाला प्रेशर जो है वो 110 है ब्लड प्रेशर, नीचे वाला जो है वो 70 है। मेडिकल लैंग्वेज में जो ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक कहलाता है, नीचे वाला डायस्टोलिक कहलाता है। तो ये जो प्रेशर है, मैं आपको बोली एवरेज बताने वाली थी मैं आपको, कि एवरेज आप ऐसा ना सोच के चले कि 110/70 ही ओके है करके। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है यहाँ पे दिखाई गई है, जो ऊपर वाला होता है वो 120 से कम होना चाहिए या 120 होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम या 120 होना चाहिए, और जो नीचे वाला है वो 80 से कम या 80 होना चाहिए। 80 से कम यानी 70 भी रह सकता है, 80 भी रह सकता है, 75 भी, 76 भी रह सकता है, और 120 तक यानी 110 भी रह सकता है, 112 भी रह सकता है। तो ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अभी उसके बाद में जो आता है 120 से 140 के दरम्यान, बहुत सारे लोगों की ऊपर की मात्रा 120 से 140 के दरम्यान होगी, और 80 to 90 नीचे वाला जो होता है वो 80 to 90 होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी है, तो इसको प्री हाइपरटेंसिव बोलते हैं। प्री हाइपरटेंसिव यानी क्या, तो आप प्रोन हो ब्लड पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है, ये दर्शाता है। इसलिए अभी भी किसी का, हेलो हाँ दी, हेलो, आ रही है आवाज। हाँ हाँ ओके, दी, बोलिए यहाँ ना। पे आया था। तो ओके ओके ठीक है। सो 120 से 140 के बीच में जिन लोगों का है, जैसे 140 है, किसी किसी का अगर ऊपर वाला प्रेशर 140 है तो वो ना घबराए। जिसका नीचे वाला प्रेशर 90 है वो भी ना घबराए, क्योंकि आप ठीक है ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हो, लेकिन उसको आप वहीं पे रोक सकते हो, उसको कम ला सकते हो। वो प्री हाइपरटेंसिव कहलाते हैं। आप ब्लड प्रेशर करना पड़ता है, ठीक है, आप नीचे ला सकते हो। इधर फिर यहाँ पे चालू कर दे, एचटीएन बोली हूँ, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, एचटीएन यानी हाइपरटेंशन आता है। तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो होता है कि आपको अभी ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो गई है, तो वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है, तो 140 और 160 के बीच में, या तो ऊपर 140 के ऊपर अगर आपका बीपी जाता है, ऊपर वाला बीपी आपका 140 के ऊपर जाता है या 90 के ऊपर जाता है, तो आप समझ लो कि आपको ब्लड प्रेशर है। ठीक है, 140 के ऊपर या 90 के ऊपर नीचे वाला अगर जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर है, ये समझना चाहिए। अभी एकदम हाई जिसका 200 रहता है, ऊपर वाला वैल्यू 200 रहता है और नीचे वाला वैल्यू 100 के भी ऊपर रहता है, वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है। यानी उसके भी ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्राइमरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, और सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको। तो प्राइमरी में जो होता है वो लोग आते हैं कि 140 160 के बीच में जिनको झूलते रहता है, ऊपर का जो वैल्यू है वो 140 और 160 के बीच में झूलते रहता है, और नीचे का जो वैल्यू है वो 90 के थोड़ा सा अबव रहता है, 90-100 के बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन एकदम ज्यादा जिनको प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, वो 1 से 160 के ऊपर जाते हैं, तो उनमें अंदर बहुत सारी गड़बड़ चालू रहती है। ये हमको पहले ही पता चल जाता। अगर मेरे पास एक पर्सन आ रहा है जिसका ऊपर का लेवल 200 है
और नीचे का लेवल 110 है, तो मुझे एकदम समझ में आ जाना चाहिए इनको इमरजेंसी है। ये जो पेशेंट आए हैं इनको इमरजेंसी है। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं है, ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर नहीं है जिसमें मैं एकदम शांति से बैठूं, और वो पेशेंट भी शांति से बैठे। हमको पूरी टेस्ट करवानी पड़ती है, उसमें से अंदर का कॉज निकालना पड़ता है कि अंदर कुछ ना कुछ अंदर ऐसा हो रहा है जिसके वजह से आपके धमनियों में, आपके आर्टरीज में प्रेशर आ रहा है, और उसका मुझे वो कॉज ढूंढ के, वो कारण ढूंढ के उसके ऊपर दवाई ना एकदम इमरजेंसी है, एकदम जरूरी है। तो ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, उसके ऊपर प्री हाइपरटेंसिव यानी 140 है तो आप टेंशन ना लीजिए, आप प्री हाइपरटेंसिव है, अभी एकदम हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है, आप उसको कम कर सकते हो। आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, आप नॉर्मल आ जाओ। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे जो दी गई है वही प्राइमरी, जो मैंने बोला हाइपरटेंशन, प्राइमरी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो आज के केस में 85% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है। यानी ये एज जो हो जाती है, बाद वाली एज, उनमें ज्यादातर पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आपने देखा होगा कि आपके स्किन में, आपके हर चीज में कोई चेंजेस आना चालू होते हैं। जैसे आप बाहर अगर कोई भी एक इंसान को देखो तो वो जब जैसे 21 में है वो 30 साल में नहीं रहेगा, 30 साल का 35 साल में नहीं रहेगा, 35 साल का 40 साल और उसके बाद नहीं रहेगा। 60 तक के आते तक के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको मस्से आना चालू होते हैं, आपको स्किन पे रिंकल आना चालू होते हैं, आपके बाल झड़ना चालू होते हैं। वो एक ड्रॉबैक है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक लाइफस्टाइल रहती है, उससे वो चेंज होता है। लेकिन अगर हम, भगवान नहीं है कि वो चेंज हम एकदम यंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अगर ये चेंजेस अगर बाहर हो रहे हैं, बाहर इतने सारे 60 में चेंजेस हो रहे हैं, 60 साल की आयु में इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो आप सोचो बाहर से इतने चेंजेस है तो अंदर क्या होगा। सो अंदर यही होगा कि 60 साल के एज में जैसे हमारी स्किन थिक हो जाती है, वैसे ही अंदर की धमनियों में भी स्किन थिक हो जाती है। जो चीजें एकदम फ्रेश थी, आपका नया पाइप आपने ला लिया वॉश बेसिन का, मैं इसलिए वो एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझे। अगर आपने नया वॉश बेसिन है, उसका पाइप नया है, तो आप देखोगे उसमें कोई गंदगी नहीं रहती है, आपको बाहर से सफेद सफेद पाइप दिखता है, उसमें से पानी भी बहता हुआ दिखता है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद जब आप उसको यूज करते हो, आपको अंदर पानी भी नहीं दिखता है और ठीक कुछ दिखने लगता है, एकदम गंदा सा कलर दिखने लगता है, और उससे पानी भी बहना कभी तो बंद हो जाता है। यही सेम प्रिंसिपल, सेम नियम आपके धमनी में अप्लाई होता है। कुछ दिनों बाद वहां पे ऐसी गंदगी आने लगती है जो अंदर बैठने लगती है, धमनियों में चिपकने लगती है, जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, बढ़ना चालू हो जाता है। वो मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है, 85% केसेस में पाया जाता है। इसका कोई कॉज नहीं है, इसका कोई, मेडिकल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, मेडिकल टेक्स्ट बुक में इसका ऐसा कोई कॉज नहीं है कि किस वजह से ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, अगर सबको ब्लड प्रेशर हाई है तो वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन आने के। लेकिन उसको भी आप अपने लाइफस्टाइल से, खान पान से, डेली आपके बराबर अपना ध्यान रखने से बराबर से ला सकते हो। ये हो गया प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सेकेंडरी यानी एकदम बढ़ा हुआ, पहले ही बताया 160 के ऊपर, ऊपर वाली लेवल अगर 160 के ऊपर है और नीचे वाली लेवल 100 से ऊपर है। अभी आप सोच लो जितने भी लोग हैं विभूजन में 160 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, लेकिन ये सारा बताते वक्त मैं आपको ये कोई नहीं है चीज की, हर चीज के लिए सॉल्यूशन है, तो आप टेंशन ना लीजिए। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके जानकारी के लिए ये सब बता रही हूँ, तो अपना ध्यान रख सकते हैं।
सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो 160 के ऊपर है या तो नीचे से 100 के ऊपर है, ऐसी केसेस आती है जो सिर्फ और सिर्फ 15%, 15-20% लोग पाए जाते हैं उसमें। तो इसमें होता ये है कि जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ना है वो किसी कारण के वजह बढ़ता है। ये ना ओल्ड एज से बढ़ता है, ना तो आपके जेनेटिक्स से बढ़ता है, ना तो फैमिली हिस्ट्री से बढ़ता है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है, अंदर कुछ तो गड़बड़ी की वजह से, उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। कुछ गड़बड़, अगर लीवर डिसीज हो गया किसी को, या तो हार्ट डिसीज हो गया, ऑलरेडी हार्ट डिसीज है, आप हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसको मिक्स मत करिएगा। हाई ब्लड प्रेशर ये एक सिम्टम है हार्ट डिसीज का, लेकिन ये हार्ट डिसीज नहीं है। सो आप इसको बिल्कुल मिक्स मत करिएगा। तो कोई भी डिसीज अगर बॉडी में है, उसके वजह से एक सिम्टम आता है जो हाई ब्लड प्रेशर आता है, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाते हैं। तो वो सिर्फ होते हैं, 15 से 20% लोग होते हैं जिनमें ये हाइपरटेंशन दिखता है हमको। अभी यूएसए का मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपरटेंशन इन अडल्ट पॉपुलेशन 25% से 30% है। आप देखिए कहाँ पे 85% है और कहाँ पे 25 और 30% है। सो ये हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है ये चीज। सेकेंड थिंग, अभी ये एक ग्राफ मैंने दिया है, ये थोड़ा इजी करके दिया है, आप नीचे वाला लेवल देख लीजिए। ये कर्सर दिख रहा है आपको? कोई बोलेगा? पूजा, आपको दिख रहा है पूजा जी? हेलो? हाँ दी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है एकदम नॉर्मल है, ये ग्रीन दिखाया गया है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो 120 के नीचे और यहाँ पे 80 के नीचे आया हुआ है। फिर ये जो प्रेशर दिखा रहा है, इसमें मैंने जो बोला आपका, आप प्री हाइपरटेंसिव हो सकते हो, 120, 130 और इधर 80 के ऊपर। फिर यहाँ पे जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर है और ये हाई ब्लड प्रेशर, ये ऊपर जो है दिख रहा है आपको 140, 150 के ऊपर जाता है, वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये वाले साइड में आइसोलेटेड यानी अलग से मात्रा बताई गई है ऊपर वाले से, ये नीचे वाले प्रेशर की मात्रा बताई गई है यहाँ। अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये धमनी की आकृति है, ये पिक्चर धमनी का है, तो आर्टरी का है। इसमें जो ब्लड रहता है, इसके अंदर यहाँ पे ब्लड रहता है, तो ये ब्लड है ना, यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता है। शिल्पा अब दी, देखो शिल्पा दी, आवाज कहीं कहीं फ्लक्चुएट हो रही है आपकी, कट कट के आ रही है कई बार आवाज। ओके ओके, एक मिनट। स्पीकर तो ऑन है इसका। अभी अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी क्लियर है। बीच बीच में ऐसा हो रहा है, कट रही थी बीच बीच में। ये शायद यहाँ पे नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, मुझे आप बता दीजिए बीच में अगर ऐसा हो तो। ओके दी। हाँ, तो ये जो आर्टरी है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो ये प्रेशर जनरेट होने के कुछ रीजंस रहते हैं, मैं बताती हूँ वो रीजंस। लेकिन ये जो प्रेशर आता है यहाँ पे, ये क्या करता है, ब्लड यहाँ पे जमा होता है, तो वो जाएगा कहाँ? आगे भी बढ़ नहीं सकता, पीछे भी आ नहीं सकता। वो क्या करता है, ये धमनियों की जो वॉल है, ये जो उसकी दीवार है, उस पर प्रेशर देना चालू करता है, और यही प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर दिखाया गया है, ये वॉल है, ये दीवार है जो आर्टरी की या धमनियों की होती है, उसकी जो सेल्स है ये टूटना चालू होती है, इसमें डैमेज होना चालू होता है। और ये डैमेज राहुल, ए राहुल, कि कोई भी डैमेज होता है तो वहां पे आप एक आध आपके स्किन पे कुछ लग गया तो वहां पे ब्लड आके जमा हो जाता है, राइट? वो आपको निकालना पड़ता है, फिर ऐसे खुरेदना पड़ता है ब्लड, जो ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रेशर होने से ये डैमेज होती है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाता है और ये यहाँ पे जम जाता है, ये ब्लड क्लॉट यहाँ पे जम जाता है। और ये जमते जमते फिर आप फैट खाते हो, जो भी खान पान होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा फैट सुस्त रहता है, यहाँ पे धमनी में आके उसके ऊपर चढ़ जाता है।
तो ये चढ़ते 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 यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा क्लॉट फॉर्म हो जाता है और वही कोलेस्टेरॉल कहलाता है। कोलेस्टेरॉल या कोलेस्टेरॉल कहलाता है, नहीं वो ब्लॉकेज होता है, उसको ब्लॉकेज बोलते हैं इंग्लिश में। हम सुनते हैं अरे उसको इतना ब्लॉक हुआ, उसको 90% ब्लॉक हुआ, उसको 70% ब्लॉक हुआ, उसको 60% ब्लॉक हुआ। यहाँ से वो शुरुआत होना चालू होता है। ये ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लॉकेजेस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने एक चीज आपको बताई है कि हाई प्रेशर कैसा होता है धमनियों पे, इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये मैंने डायग्राम के भी इससे आपको समझाया है। दी एक बार फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए ना, वो आवाज नहीं आ रही थी। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है बताया, बाद आवाज नहीं। ओके ओके ओके, एक मिनट मैं बोलती हूँ। हाँ, ये जो धमनी है, ये जो ब्लड वेसल है, इसमें यहाँ से ब्लड आ रहा है और इधर साइड जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो जो रक्त है, जो ब्लड है, यहाँ पे जमा होना चालू हो जाता है और वो ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, इस पे प्रेशर देना स्टार्ट करता है। प्रेशर यानी कोई भी इधर से ब्लॉक हो जाए, इधर से ब्लॉक हो जाए, वहीं पे पानी एक्यूमुलेट हो जाए, वहीं पे पानी जमा रह जाए, तो वो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो निकलते टाइम क्या करेगा, जो उसकी दीवार है, जो भी कैलिबर है, पाइप रहो या कोई किसी चीज का, उस पर प्रेशर देना चालू करेगा। और प्रेशर देना जब चालू होता है, वो तनती है, जो बाहर की वॉल है वो तन जाती है, तन जाती है यानी उसमें क्रैक्स आना चालू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल का बड़ा सा पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे क्रैक्स आना चालू हो गए हैं, ठीक है। मीन्स इसकी जो दीवार रहती है ये टूटना चालू होती है, इसमें क्रैक आना चालू होती है। वही मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके स्किन में क्रैक आती है, उसमें से ब्लड निकलता है, वो वहां पे जमा हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे। वैसे ही अंदर में ये जब एंडोथेलियल सेल बोलते हैं इसको, जब ये डैमेज होना चालू होती है, यहाँ पे भी ब्लड जमा होना चालू हो जाता है, यहाँ पे क्लॉट बनना चालू हो जाता है। फिर ये ब्लड जो यहाँ पे जमा है, उसकी सेल्स बोलिए, फैट बोलिए, कोई भी चीज जो जमा हो सकती है, वो यहाँ पे जमा होते 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 यहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉट बन जाता है, यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाता है। बड़ा सा क्लॉट बनने के बाद, यहाँ पे इतना बड़ा क्लॉट बनने के बाद, ना तो यहाँ से ब्लड आ सकता है, ना इधर जा सकता है, और इसी को ब्लॉकेजेस बोलते हैं। ये बॉडी के सर्कुलेशन में कहीं पे भी आ सकते हैं, ये ब्रेन में आ सकते हैं, ये हार्ट के वेसल्स में आ सकते हैं, ये कहीं पे भी आ सकते हैं। इसका मेन कारण जो होता है, वो मेन है ना, ये वन ऑफ द कारण होता है कि हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक कारण होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उससे ही आता है ऐसा नहीं है, ब्लॉकेजेस दूसरे भी कारणों की वजह से आते हैं, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे, अभी आवाज बराबर से आई? हाँ हाँ हाँ। सो ये हो गया, मैंने आपको कि इससे समझाया कि प्रेशर कैसे जनरेट होता है, आपका धमनियों में प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ये मैंने आपको समझाया। तो ये एक सिंपल ये है स्लाइड है जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो मैंने आपको बोला, प्राइमरी हाइपरटेंशन एकदम नॉर्मल चीज है, हम लोग वो लेके आए हैं, हमारी अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम एक्सरसाइज करते नहीं है, बहुत खाते हैं, हमारा इंडियन कल्चर फूड में तो इतना ऊपर है कि जहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता, कहाँ पे भी बाहर भी आप जाओ, अगर मसाले वाली चीज तो वो डरते हैं, लेकिन हमारे इसमें अगर मसाले वाली चीज नहीं है तो हम डरते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज ये करता है कि हमको प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज करता है, इसका कोई दूसरा कॉज नहीं है एज सच, एकदम पर्टिकुलर एक हाथ कॉज है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टाइम जैसे ही चालू होता है, टाइम से ये बढ़ते रहता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते रहती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन बढ़ते रहता है। आपको कभी समझ में नहीं आता है कि आपको हाइपरटेंशन है जब तक कि आप गिनो ना, आपको कभी भी लगता नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर हाई है या हमारे में कुछ हो रहा है, ऐसे कभी समझ में नहीं आता, आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, आराम से। इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइलेंट रहता है, आपको कुछ बताता नहीं है कि आपको चक्कर आना, आपको बहुत पसीना आना, आपको ब्रीथलेसनेस होना यानी दम लगना,
ये सारी जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो बताता नहीं है आपको। अंदर के अंदर वो धीरे 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 बढ़ते रहता है और आपको कुछ भी बताता नहीं है, इसलिए इसको साइलेंट बोलते हैं और किलर बोलते हैं कि धीरे बढ़ के उस लेवल पे जा रहा है जहाँ पे आपको वो कुछ बताता भी नहीं है और वहां पे अर्जेंसी कॉज करता है। अर्जेंसी यानी इमीडिएट, जब आप बोलते हो अरे उसको तो हार्ट अटैक आ गया, ये हार्ट अटैक आना आपका हार्ट डिसीजेस की वजह से नहीं होता है, वो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होता। हार्ट अटैक सेकेंडरी में भी आता है, लेकिन अर्जेंसी जहाँ पे किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है, एक 30 साल का इंसान, जैसे मेरी एक केस थी जिसमें 30 साल का इंसान था, जिसको मैं इसलिए बीच बीच में केसेस बताते रहती हूँ कि एक प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिलता है, उससे आप बहुत बेटर वे से उसको समझ पाते हैं। बहुत साल पहले मैं जब पूना में प्रैक्टिस कर रही थी तो एक गृहस्थ थे जो 30 साल के थे, 30 साल के, तो 30 साल के वो टॉयलेट गए और दरवाजा खोले ही नहीं, 1 घंटा हो गया दरवाजा खोले ही नहीं, और देखा तो वो वहां पे लुढ़के पड़े थे। तो उनको 30 साल के इंसान को हाइपरटेंशन होना या ब्लड प्रेशर होना कोई सोच नहीं सकता। उन्होंने 6 महीना पहले सारी उनकी टेस्टिंग करवा ली थी, उसमें कुछ भी नहीं था, सादा ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं था। ये ब्लड प्रेशर आया कहाँ से? तो वो फिर उनको बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका ब्लड प्रेशर नीचे लाया गया और सब उनको कराया गया। फिर बाद में कुछ दिन बाद वो मेरे पहचान के थे, वो मेरे पास आए और मैंने जब देखा तो मैंने हिस्ट्री ली, तो एक हिस्ट्री बहुत कॉमन थी, वो है फैमिली हिस्ट्री। उनकी मदर को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन था और हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक आके वो 3 महीना पहले, मैं इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ कि इनको क्यों आया, ये जो गृहस्थ थे 30 साल के, इनको ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? तो 6 महीना पहले उन्होंने सारी टेस्टिंग करा ली थी, सब नॉर्मल था, और 3 महीने पहले उनकी मदर हार्ट हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक आके गुजर गई थी। और आज का ये सिचुएशन था कि उनको हाइपरटेंशन इतना बढ़ गया था कि उनको हार्ट अटैक आया, उनको खुद को 30 साल के एज में हार्ट अटैक आया। तो ये सारी जो मैंने पूरी केस हिस्ट्री ली, तो मुझे एक चीज समझी कि सबसे पहले जेनेटिक कॉज था, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री थी उनको कि उनकी मदर को हाइपरटेंशन था, तो इनको ये प्री हाइपरटेंसिव होना वाजबी है, ठीक है। दूसरी एक चीज ये आती है कि अगर वो प्री हाइपरटेंसिव थे लेकिन 6 महीना पहले तो उन्होंने सारा चीज देख लिया था, उनको तो कुछ भी नहीं था, तो ये क्यों हुआ कि भाई 3 महीने के बाद में, या तो जब उनको गिर गए वो टॉयलेट में तो उनको हाइपरटेंशन आ गया। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ये हम इसका कॉज बोल सकते हैं। ये जो लाइफस्टाइल तो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन लाइफस्टाइल तो इतनी भी, क्योंकि आईटी में थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो डेफिनेटली उनको आईटी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, खान पीन बराबर से नहीं रहता है, एक्सरसाइज होती नहीं है उनकी, तो ये भी एक कारण रहता है, लाइफस्टाइल कारण। और दूसरा मेन कारण जो मैंने जिस पे दवाई दी थी, जो कारण को लेके मैंने दवाई दी थी, वो है उनकी मदर की डेथ, हार्ट अटैक से डेथ। 2 कारण आते हैं यहाँ पे, किसी भी इंसान की जो एकदम क्लोज है उसको हार्ट अटैक से डेथ हुई, पहले तो शॉक आता है, दुख आता है, शॉक आता है, और दूसरा कारण आता है फियर, मुझे तो नहीं होगा ऐसा। तो ये एक पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वैरी करता है, लेकिन एक पर्सनालिटी रहती है जिसको दुख भी लगता है, एट ए टाइम फियर भी लगता है कि ये मेरे साथ तो नहीं होगा, और वहीं से आपका टेंशन बढ़ना चालू होता है, और वही टेंशन हाइपर होके हाइपरटेंशन कहलाता है। यही मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ ग्राफ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपके कॉजेशन कोई भी हो, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन साइलेंटली अंदर के अंदर बढ़ते जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कुछ हो रहा है। कौन कर लेवाना था काम चला ये पी लेवाता बाजार में जहाँ का अभी प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो मैंने बोला, कोई ऐसा कॉज नहीं होता है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। कॉज यानी जिससे वो आता है, लेकिन रिस्क फैक्टर जिसको वो बढ़ाता है, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन आपका किस चीज से बढ़ सकता है। तो ओल्ड एज तो मैंने पहले ही बताया, ओल्ड एज एक कारण भी है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का, यानी रिस्क फैक्टर, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है जो हमको कभी दिखता नहीं है, वो बढ़ते जाता है। और आपका ओबेसिटी यानी जो आपका वजन बढ़ना एक कारण है, सॉल्ट,
सॉल्ट हेवी डाइट, सॉल्ट जो आप बहुत ज्यादा खाते हो वो भी एक कारण है। सो गांधी जी ने हमको जो सूचना दी थी कि भाई सॉल्ट कम करो, गांधी जी ने पूरे लाइफ टाइम में सॉल्ट नहीं खाया, यानी पहले तो खाया होगा लेकिन जब से एक टाइम पे उन्होंने सॉल्ट खाना छोड़ दिया, यानी नमक खाना छोड़ दिया, वो सबसे अच्छी बात थी। तो जो हेवी सॉल्ट डाइट है वो हमको अवॉइड करना चाहिए अगर हाइपरटेंशन नहीं बढ़ाना है, डायबिटीज ये सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। आप आज से ही डिसाइड कर लो कि आप अगर अच्छे से खाते हो नमक तो उसको कम कर दो, यानी बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कम कर दो उसको। सो फोर्थ चीज आती है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल वो होती है कि बैठे तो बैठे ही हैं, हम चल सकते हैं, हमको कोई बाइंडिंग नहीं है उसमें, लेकिन हम बैठे हैं घर पे, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे बैठे खा रहे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं, ये एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। ये एक मैंने तो नॉर्मल चीज बताई जो इंडियन कल्चर में होते रहती है, लेकिन दूसरा भी एक होती है, कोई वर्क की वजह से सीडेंटरी होता है, जैसे सॉफ्टवेयर वाले होते हैं या तो अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, कंटिन्यूअस उनको बैठना पड़ता है, कंटिन्यूअस, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वर्क होता है उनका। तो उसमें भी ये चीज आती है, लेकिन उसके लिए कुछ दूसरे उपाय है कि भाई आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करके आप आके बैठ जाओ वो इसमें, और कई कई चीजें हैं उसमें, उपाय है, वो बाद में भी कवर होंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कवर होंगे वो चीजें। तो सो ये सारी चीजें जो है ये इम्प्रूवेबल है विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। ये सारी चीजें जो है ओल्ड एज बोल सकते हैं, ओबेसिटी, अभी मैंने बताया कि ओल्ड एज हम ये नेचुरल चीजें हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इंसान हमेशा एक्सरसाइज करता है, आज मैंने एक कैंसर, लंग कैंसर वाली लेडी को अपने 50 शिल्पा दी आवाज नहीं आ रही है फिर से। शिल्पा दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसको मैनेज कर सकते हैं। दी आप जो कैंसर का एग्जांपल बताए वो आवाज नहीं आई पूरी। म्यूट हो गए हैं वो। उनको अनम्यूट करना होगा। मैंने किया है शिल्पा दी, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है, आप कीजिए ना प्लीज। शिल्पा दी आप अनम्यूट कीजिए ना, आपका म्यूट हो गया है। नहीं कर दिया बेटा। शायद कुछ नेट इश्यू हो रहा है, दी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। दी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। शिल्पा दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ हाँ रही है अब हुआ अनम्यूट। हाँ अब हुआ अनम्यूट। मुझे, जस्ट अ सेकेंड।
आप जो कैंसर का एग्जाम्पल दे रहे थे वो नहीं सुन पाए हम। जो कौन सा कैंसर? हाँ, वो हम सुन नहीं पाए, आपकी आवाज बंद हो गई थी तो। ओके 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 ओके, एक्चुअली ये स्लाइड शो की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको कैंसर का एग्जांपल बताया था कि एक 60-year-old लेडी थी, जो मैं ये बोल रही थी ओल्ड एज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओल्ड एज को आप एकदम अच्छे से रह सकते, क्योंकि एक कैंसर की लेडी थी जो लंग कैंसर था उनको, वो भी लंग कैंसर वाले दौड़ नहीं सकते, चलना ही मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपने 50s में दौड़ना यानी बहुत बड़ी बात हो गई, तो उन्होंने अपने ओल्ड एज को वो 50s को 40 में ला के रख दिया, जबकि उनको लंग कैंसर भी था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि कोई भी हाइपरटेंशन है, आपको हाई बीपी भी है, तो आप उसको नीचे ला के रख सकते हो, आप उसको ये कर सकते हो, नीचे करवा सकते हो, यानी रिलीज डाउन कर सकते हो। तो अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे मैं आई थी कि जहाँ पे अंडरलाइन कॉज कुछ रहता है, यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रही है, मैं इससे समझाना चाहती हूँ कि अंडरलाइन कॉज यानी क्या होता है, कोई पैथोलॉजी, कोई डिसीज अंदर रहता है। यहाँ पे एक ट्यूमर दिखाया गया है, कोई भी बॉडी में ट्यूमर यानी आपको मालूम है एक गठान बन जाती है, कहीं पे भी अगर वो गठान बन जाती है तो उसके वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, कीन होती है, क्लेवर होती है, वो जानती है कि अननेसेसरी कुछ भी चीज अगर बड़ी सी हो रही है, बड़ी गठान बन रही है, तो उसमें से एक चीज वो बाहर निकालती है, जो हार्मोन बाहर निकालती है, अल्डोस्टेरोन करके हार्मोन बाहर निकालती है, और वो अल्डोस्टेरोन बॉडी में जाके बताता है कि पानी बचा के रखो, बॉडी में अपने को पानी बचा के रखना है। और जब पानी बचा के रखना चालू हो जाता है, बॉडी में पानी अंदर ही रहना चालू हो जाता है, तो वो इंक्रीज करता है पानी का प्रेशर अंदर के अंदर, और जो इंक्रीज प्रेशर होता है वो आपको मालूम है क्या कहलाता है, वो ब्लड प्रेशर ही कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई जो मैं बताई कि भाई उसके वजह से ये हुआ, आपको हाइपरटेंशन नहीं था, प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं था, उसके वजह से ये हुआ है। तो सेकेंड एक चीज आती है कि लो रीनल फ्लो, ब्लड फ्लो होता है, यानी आपकी जो किडनियां होती है, जो 2 किडनियां होती है अपनी बॉडी में, तो किडनी के वजह किडनी को किसी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाता है, उसका जो खाना है उसको नहीं मिल पाता है, तो उस खाना नहीं मिल पाने की वजह से किडनियां रोने लगती है। रोने क्या लगती है, वो एक रेनिन नाम के पर्सन को भेजती है, जो अगेन कहलाता है, बॉडी को बोलता है कि अपने को पानी नहीं जाने देना चाहिए, बॉडी से पानी नहीं निकालना है अपने को, तो वो फिर से पानी जमा करना चालू कर देता है बॉडी में, फिर से प्रेशर आना चालू हो जाता है धमनियों पे, और वो अगेन हाइपरटेंशन कहलाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, अभी यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस, वास्कुलाइटिस, तो ये सारी चीजें हैं जो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करती है। लेकिन मैंने आपको सिंपल वे से बताया है, थोड़ा कोई भी डिसीज है अगर बॉडी में, तो उसके वजह से जो पानी अंदर ही जमा हो जाना चालू हो जाता है, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, वो बहुत हाई रहता है, 160 के ऊपर वाला 160 के ऊपर चला जाता है, नीचे वाला 100 के ऊपर चला जाता है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने मेरा बेस्ट ऑफ द देने की कोशिश की, आपको समझाने की, ले पर्सन के लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है यहाँ तक। अभी हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे प्री प्राइमरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, कोई भी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये आपको भी मालूम है और ये मेरे को भी मालूम है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एट द इंस्टेंट बढ़ गया, एट द इंस्टेंट, मैं एक सादा एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आप एक कोई भी, आप में से विभूजनों में से कोई भी, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने लोगों को तो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हो, लेकिन वो कोई अपना नहीं है, किसी एक लेडी का जो अपने बच्चे को लेके बाइक से जा रही है, आप स्कूटी से जा रही है, वो गिर जाती है और पीछे से एक ट्रक आते दिखाई देता है, आप पे क्या असर होगा, आपने ये देख रहे हो, आप ये सारा चीज देख रहे हो, झट से आपको हार्ट में धक 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 चालू हो जाती है, आपका हार्ट पाल्पेट करना पाल्पिटेशन बोलते हैं उसको, वो पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, यानी धक 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 चालू हो जाती है, वो आपका अपना नहीं होता है,
यहाँ पे बहुत ध्यान देके सुनिए, वो आपका अपना नहीं होता है, वो कोई दूसरा होता है, लेकिन वो फियर, वो डर आप पे इतना हावी हो जाता है कि आपका हार्ट धक 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 करने लगता है और आपके पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं और धमनियों में जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसको अर्जेंसी बोलते हैं, अर्जेंसी नहीं, अर्जेंट है, ये वाला जो है ये अर्जेंट है, ये क्राइसिस में आते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कुछ होते हैं, मैं एक एग्जांपल बताई, सिंपल सा एग्जांपल बताई, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। कभी शॉक होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती, किसी की डेथ हो जाती जो आपके बहुत क्लोज होता है। तो ऐसे चीजों में या तो दूसरे भी बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से एकदम से हाइपरटेंशन हो जाता है, एकदम से ब्लड जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और उसमें अर्जेंसी आ जाती है। आपको कुछ भी नहीं होता है और एकदम ब्लड प्रेशर हाई होके वो एक्सीडेंट तो होता नहीं है, लेकिन आजू बाजू वाले आपके बाजू में खड़े रह जाते हैं, अरे ये गृहस्थ गिर क्यों गए, इनको चक्कर क्यों आ गया। वो जो चक्कर होता है वो अर्जेंसी होती है, वो आपका हार्ट अटैक कहलाता है। फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, वो आपका हार्ट अटैक कहलाता है। सो ये होता है अर्जेंसी, जिसमें आपके दूसरे जो ऑर्गन है, जो यहाँ पे दिखाया गया ऑर्गन, ना तो ब्रेन, ना तो किडनी, ना तो लंग, ना तो हार्ट, यहाँ पे डैमेज कुछ नहीं होता है। ये आपके अच्छे हैं, अच्छे भले, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारण की वजह से इतनी अर्जेंसी आ गई कि एकदम बीपी बढ़ गया, एकदम आपके ब्रेन में चला गया, हार्ट में चला गया, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया हार्ट, और हार्ट अटैक आ गया। सो ये होता है अर्जेंसी, जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होता है। दूसरा होता है इमरजेंसी। अर्जेंसी ये होता है एकदम से झटाक से, और इमरजेंसी वो होता है कि पहले से हाइपरटेंशन आपको चालू है, जिसको बीपी पहले से डायग्नोस हुआ है और वो धीरे 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 करके ये सब ऑर्गन्स में अपना प्रेशर बढ़ाना चालू करता है, इनको डैमेज करना चालू करता है, वो होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपका किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके लंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ये आज की इमरजेंसी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप उसका इलाज बराबर से चालू कीजिए, और इलाज के पहले आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, खान पान पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए, ये सारा करना बहुत जरूरी है अगर ये क्राइसिस यानी इमरजेंसीज अगर अवॉइड करनी है आप। फिर अभी इसके सिम्टम्स जो होते हैं, आपको बहुत ऐसे लगेगा हाँ चलो इतनी तो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल गई, अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डे टू डे लाइफ में, किसी को आपके सामने कोई आ गया तो आप कैसे बता पाओगे। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो बंदा अपने सामने चल के जाता है, अपने को कुछ लगता ही नहीं कि उसको कोई टेंशन है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो बराबर से चल नहीं पा रहा है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता, वो दौड़ता भी है, एकदम अच्छे से दौड़ता है। सो उसको कुछ भी नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, एग्जांपल इसीलिए फिर से देना चाहती हूँ कि आपको ये चीज समझे। एक गृहस्थ थे जो एमबीबीएस डॉक्टर थे वो हमेशा मैं जहाँ पे वॉक करने जाती हूँ वहां पे वो वॉक के लिए आते थे, और डेली उनका वॉक रहता था। उनका एज नियर अबाउट 58 वगैरह रहा होगा। वो अंकल एकदम परफेक्ट थे, एकदम उनका बॉडी डायमेंशंस एकदम बराबर से थे, कोई वेट गेन नहीं था, उनका खान पान एकदम परफेक्ट था, मेरे को मालूम है क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ उनको, और उनका सभी चीज अच्छा था। डेली वो 6 बजे निकलते थे और 1 घंटा वॉक करते थे और 1 घंटा योगा करते थे। तो वो उनका बहुत ही प्रॉपर था सारा चीज। अभी आई डोंट नो उनका जो हिस्ट्री है पीछे का कि उनको डिसीजेस और वो क्या थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वॉक करते करते ही वो गिर गए और वो चल बसे। सो ये जो है उनको हार्ट अटैक आया था। ये जो है ये उनका सिम्टम, क्या सिम्टम था, हम वॉक कर रहे थे, हम उनको देख रहे थे, क्या सिम्टम था, उनको कोई सिम्टम नहीं था, अच्छे भले गृहस्थ चल रहे थे, एकदम से उनको चक्कर या ऐसे कुछ आया, नीचे गिर पड़े और हो गया। वो हार्ट अटैक था, वो अर्जेंसी थी, उसमें कुछ नहीं पता चला। और यहाँ पे जो है ये साइलेंट किलर है, तो इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। मैं एज ए डॉक्टर कंटिन्यूअस सोच रही थी अंकल को ऐसा क्या हुआ कि उनको एकदम से हार्ट अटैक आ गया। कल तो झगड़ा नहीं हुआ होगा किसी के साथ, और कुछ मेंटल टेंशन होंगे, और कुछ बॉडी में हुआ होगा। मैं हमेशा
हमेशा से सोचती भी हूँ उनके साथ ऐसा हुआ क्या, जबकि कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे जाके भी उनकी हिस्ट्री ली तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये साइलेंट किलर कहलाता है। उस टाइम मेरे को समझ में आया साइलेंट किलर का मीनिंग कि क्या होता है। तो इसमें कोई भी नन यानी कुछ भी सिम्टम नहीं रहते। सेकेंडरी ये होता है जिसमें अंडरलाइन कॉज होता है। अगर मेरे को कोई सिरोसिस ऑफ लिवर वाला पेशेंट आता है, यानी लिवर कैंसर वाला या तो कोई किडनी डिसीज वाला, तो मैं पहले हाइपरटेंशन का दिमाग में आता ही है कि भाई इसको हाइपरटेंशन होगा, इसको बीपी बढ़ा हुआ होगा। और कुछ इमरजेंसी में जो सिम्टम्स आते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने उस अंकल का आपको एग्जाम्पल बताया, उस गृहस्थ का एग्जाम्पल बताया। तो इमरजेंसी सिम्टम क्या होता है, उस इंसान में जब प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है तो उनको कंफ्यूजन आना चालू होता है, दिमाग में समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, उसके साथ उनको चक्कर भी थोड़ा सा आता है। फिर ड्राउजीनेस यानी एकदम से उनको ऐसा लगता है मैं वीक हो रहा हूँ एकदम से। हाँ, ऐसा नहीं, आप ऐसा ना बोलिए कि भाई कल मेरे को वीकनेस लग रहा था, आज भी मैं वीक हूँ। ये कोरोना की वजह से भी होता है, वायरल की वजह से भी होता है। एकदम से वीकनेस आना चालू होता है, एकदम से उनको ऐसे लगने लगता है कि मेरे को अभी नींद जरूरी है, मैं कहीं सो जाऊं, मैं कहीं बैठ जाऊं। सो ये होता है। और चेस्ट पेन आना चालू होता है। चेस्ट पेन कहाँ पे आता है, जो अपने आपका लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे हार्ट है वहां से पेन होना चालू हो जाता है। वो लेफ्ट हैंड के तलवे तक के जा सकता है। लेफ्ट हैंड में यहाँ पे भी पेन आ सकता है। आपकी आर्मपिट में पेन आ सकता है। बैक में, यहाँ पे बैक में पेन आ सकता है। स्कैपुला पे जो अपर बैक है लेफ्ट हैंड साइड की, वहां पे पेन आ सकता है। तो इस तरीके के चेस्ट पेन आते हैं। और ब्रीथलेसनेस यानी आपको सांस फूलना चालू होती है। सांस फूलना एक सबसे अच्छा सिम्टम है जो आपको वहां डॉक्टर के दरवाजे तक के ले जा सकता है। भाई आपने अभी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर अगर आप 30 के हो, अगर आप सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको सांस आए तो आपने जाके एक बार ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। अगर आप 40 के हो और आप सादा स्ट्रेट रास्ते पे चल रहे और आपको 1 किलोमीटर के बाद अगर आपको ब्रीथलेसनेस हो रहा है, आपको दम आना या सांस फूलना चालू हो रहा है, आपने जाके ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टेजेस है। अगर आप 60 के हो तो आप घर के किचन से अगर बाहर गार्डन तक के जा रहे हो और आपको सांस फूलना चालू हो जाए तो आप जरूर से जाके ब्लड टेस्ट करवा के। तो जो सांस फूलना और ये सारी चीज है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है जो आपको बता सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है करके। फिर इसमें हाइपरटेंशन का थोड़ा सा और दिया है, वही चीज है जो मैंने बताई है, ये स्लाइड में दी हुई है कि बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन है। रिस्क फैक्टर बहुत सारे, हार्ट डिसीज भी रिस्क फैक्टर है, उसमें स्ट्रोक्स हो सकते हैं, यानी ब्रेन डेड हो सकता है, ब्रेन हिमोरेज बोलते हैं, वो हो सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? अभी हमने एक वंस अगेन मैं आपको सबको विभूजनों को बोलना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर हाई होना यानी हार्ट डिसीज नहीं है। आपका हार्ट तंदुरुस्त है, वो हार्ट डिसीज नहीं है, वो एक उसका सिम्टम है। या तो एक ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज हो सकता है, लेकिन वो हार्ट डिसीज नहीं है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ब्लड प्रेशर हाई होना, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले जो हर बार बताते आई हूँ मैं हर स्लाइड में, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है आपको, डाइट करना पड़ता है, एक्सरसाइज, और आपका स्ट्रेस जो है, आपका मेंटल टेंशन जो रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि आपको पहला एक ही वर्ड में समझ में आया, हाइपर टेंशन। जो ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं वो हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। टेंशन का हाई होना यानी ब्लड प्रेशर है। तो आप अपने टेंशन को हाई होने ही मत दीजिए, उसको नॉर्मल रखिए। बाय एनी मीन्स आपको अगर मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का गीत गाना है गा सकते हैं, म्यूजिक सुनना है सुन सकते हैं, आप एक्सरसाइज करना कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टेंशन कम रखना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, अभी भी मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, जिसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे अगर जरूरत है वहीं पे हम जाके पैसा खर्चा करते हैं, नहीं तो हम जमा रखते हैं। तो हम ऐसी चीज के लिए, आपको जरूरत थी, आपका बीपी बढ़ा था, उस टाइम पे आपने मेडिसिन लिया, आप हर रोज क्यों ले रहे हैं? उस वक्त जरूरत थी, आपने बढ़ा हुआ ये था बीपी, आपने उसको कम कर दिया, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे महीने, चौथे महीने, तीसरा साल
चौथा साल आ जाता है, आप बंद ही नहीं करते हो मेडिसिन, और उनके तरफ जाते ही नहीं हो, डॉक्टर्स के तरफ भी फिर से चेक कराओ और मेरा मेडिसिन अगर बंद होता है तो बंद करवाओ। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं किडनी के काफी पेशेंट देखती हूँ, मेरा किडनी स्पेशलाइजेशन ही है, तो किडनी फेलियर्स, मैं इतने सारे किडनी फेलियर्स से डील करती हूँ, और सबसे बड़ा कारण है ना, ये मेडिसिन रहती है। हाइपरटेंशन की, जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो मेडिसिन है, उसके कारण वो किडनी खराब हो जाती है, और उनको इतने दुख में देखती हूँ कि मैं भी सहन नहीं कर सकती। जो डायलिसिस होता है वो इतनी बोल नहीं, दुखदायक वो प्रोसेस होती है, जिससे उनको जाना पड़ता है, और बहुत ही यंग लोग इसको प्रोन होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके अगर मेडिसिन चालू हुए हैं तो आप उसको रिड्यूस डाउन करने का, बंद करने का ट्राई कीजिए। आप जाके बार बार आपके डॉक्टर को तंग कीजिए कि ये मेरा कैसे कम हो सकता है, वो मेडिसिन आप बंद कैसे कर सकते हो, और बार बार जाके आप ब्लड प्रेशर चेक कराइए। एक बार जो चालू हुआ है आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना, तो वो एक कारण था कि आपको धंधे में लॉस हुआ था, आपके बिजनेस में लॉस हुआ था, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे आपका एक एक्सीडेंट देखने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। तो आप उस दिन अगर दवाई लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सालों साल लेते रहे, क्योंकि वो एक इंसिडेंस हो गया है जिसको कवर अप करने के लिए एक्सीडेंट में आपको एक दिन लगेगा, और बिजनेस के इससे निकलने के आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीना लीजिए, उसके बाद क्यों ले रहे? उसकी वजह से आप किडनी भी आपकी उसमें डाल रहे हैं, किडनी भी आपकी खराब हो रही है, आपके दूसरे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। इसमें मैंने पहले ही मेंशन है, जैसे अच्छा फूड खाइए। हेलो, हाँ दी, ठीक है। हाँ, फूड, जो नेचुरल फूड है अभी के इसमें सबसे अच्छा फूड है कोकोनट वाटर। उसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं है, डाल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आप जितना चाहे कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज आता है कि ड्राई फ्रूट्स प्योर है, उसमें कोई पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता है। मैं क्या फोर्टिफाइड नहीं बोल सकती, जिसपे प्रोसेस्ड नहीं बोलती हूँ, सादे जो मन्नू के होते हैं, ये सारी चीजें वो आप खा सकते हो। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ये सारा बाद के लेक्चर में भी आपको सुनने को मिलेगा। आप अपना वजन मेंटेन कीजिए, और सबसे मेन बात, जो भी हैबिट्स रहती है कुछ, और नमक भी खाना कम करिए। और जो हैबिट रहती, किसी को अल्कोहल लेने की हैबिट रहती, यानी अपना शुद्ध भाषा में उसको शराब बोलते हैं। दूसरा निकोटिन, यानी जो तंबाकू खाना, उसका सेवन करना, या तो सिगरेट पीना, ये सारी जो बैड हैबिट्स है, इसको आपने रिड्यूस डाउन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने ब्लड प्रेशर होते हुए ये एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है, कर दे। फिर होम्योपैथी, अभी होम्योपैथी मैनेजमेंट इन ब्लड प्रेशर को होम्योपैथी कैसे कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलते आई हूँ कि हाइपरटेंशन, टेंशन को हाई करने वाला, अगर आपको टेंशन को हाई करने वाला डिसीज आपके अंदर है, तो टेंशन को कम करने वाली चीज हमारे पास है। आप बोलिए कौन सी चीज, कौन सा पैथी में ऐसा दवाई है जो टेंशन को कम कर सकती है? जो होम्योपैथी में है। हम दावे से बोल सकते हैं कि आपके टेंशन्स को, आपके मेंटल डिसीजेस को, आपके मेंटल स्ट्रेस को हम बहुत अच्छे से होम्योपैथिक दवाइयों से कम कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है, ये आपके सिर्फ हार्ट पे, या तो आपके ब्लड की धमनियों पे, या तो लीवर पे, या तो किडनी पे एक्ट नहीं करती है। वो आपके ब्रेन से लेके सबसे बड़ा, हमारी जो बॉडी होती है, जितने भी ऑर्गन है, उसको गवर्न करने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ब्रेन है। और उस प्राइम मिनिस्टर को भी गवर्न करने वाला जो प्रेसिडेंट है, वो है हमारा माइंड। तो जो माइंड है, जहाँ पे प्रेसिडेंट लेवल पे गड़बड़ी चालू हो जाती है, अगर उसको भी कंट्रोल करना है, तो एकदम सुपर पावर हमारे पास है, वो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, वो आपके माइंड पे जाके काम करती है। जो हम एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को, वो अच्छे से बाकी के जो चैनल्स है उसको क्लियर कर देते हैं। वो जाके प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो भी देश में जो भी गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक कर देता है। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो उसको आप ले ले थोड़ा सा बराबर से।
सो होम्योपैथी में बहुत ही ताकत है माइंड को ठीक करने की। अल्टीमेटली माइंड ठीक हो गया तो वो आपकी जो भी जहाँ पे भी बॉडी में गड़बड़ी है वहाँ पे जाके एक नॉर्मलाइज सूदिंग इफेक्ट देना चालू करता है होम्योपैथिक मेडिसिन। और जो भी हीलिंग होता है उस सारे ऑर्गन्स में जो भी हीलिंग होता है उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। सादा सा एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया था धमनी का, 1 मिनट में बता देती हूँ। यहाँ पे एक धमनी बताई, ये धमनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, होम्योपैथी आपका इम्यूनिटी बढ़ाती है। अभी ये हाई प्रेशर ये वॉल पे आया है, ठीक है, आपके वॉल का प्रेशर सहने की ताकत अगर आप में 50% है, ठीक है, अभी के इसमें 50% है, तो ये अगर 60% प्रेशर आया तो ये धमनी है सह नहीं पाएगी, फूट जाएगी, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आपका इम्यूनिटी बढ़ाया है, दवाइयों ने आपका इम्यूनिटी बढ़ाया, अल्टीमेटली ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, उसका भी इम्यूनिटी बढ़ाया, इसको 70% कर दिया अगर, तो डेफिनेटली आपका 50% जो प्रेशर है वो ये 70% वाली दवाई ने जो धमनियों को ताकत दी है वो जरूर से बेयर कर पाएगी, ये फूटेगी नहीं। सो मैं सादे सादे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि होम्योपैथी कैसे काम करता है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे लिखा गया है, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन वर्क्स टू नेचुरल मॉडरेट द बॉडी फंक्शनिंग। नेचुरली ये आपका बॉडी का प्रेशर जो है नेचुरल वे से कम करता है। कोई भी हम केमिकल नहीं डालते आपके अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं डालते जिसको प्रेशराइज, जब फर्स्ट स्टेप पे तो वो ठीक कर देता है, बाद के स्टेप में वो साइड इफेक्ट करवाता है, आपको उससे दूसरी चीजें होना चालू हो जाता है। सो इवन हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिमिलिया और सिबिलिबस क्यूरेंटर से जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 4 अगर बीपी वाले आए, जैसे डायबिटीज में मैंने बताया था, 4 लोग अगर हाई बीपी वाले मेरे पास आते हैं तो हर किसी के लिए मैं उसके सिम्टम्स और उसके साइन के हिसाब से मेडिसिन दूंगी, क्योंकि हर किसी का जो कारण होता है उस डिसीज को होने का वो अलग होता है। किसी का बिजनेस में लॉस के कारण अगर हाइपरटेंशन होता है तो दूसरे का कोई उनका अपना डेथ हो गया उसके कारण हाइपरटेंशन होता है। तो ये 2 अलग अलग कारणों के लिए मेरे को अलग अलग मेडिसिन देनी पड़ती कि जो उसको प्रॉपर वे से नॉर्मलाइज करे, चैनलाइज करे, ठीक है। सो ऐसे तरीके से होम्योपैथी काम करती है। इवन यही बताया गया है, डिटरमाइनिंग द कॉज थ्रू होलिस्टिक अप्रोच लुक्स द क्योर इन द पर्सन, और आपको वो एकदम क्योर देती है। क्योर मीन्स अल्टीमेट हेल्थ, एकदम लास्ट वाला हेल्थ, एकदम अच्छा हेल्थ। सो हीलिंग प्रोसेस अच्छा करके इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। सो ये लास्ट में ये है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिकमेंड बिकॉज इट इज नॉट so it is not only can lower and stabilize the blood pressure, it also has positive effect and overall health। तो आपका ब्लड प्रेशर इससे होम्योपैथी से कम आता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम नहीं आता, आपकी पूरी की पूरी हेल्थ अच्छी होती है। जो भी उसके पीछे जो भी कारण होते हैं वो कारण भी पूरे चले जाते हैं। ये मैं बोलना चाहती हूँ। आप मेरे पास आते हैं कि मेरे को ब्लड प्रेशर ठीक करना है मेरा, लेकिन उसके साथ आपको मैं गिफ्ट देती हूँ कि भाई आपका लिवर भी ठीक करा देती हूँ, आपका किडनी भी ठीक करा देती हूँ, ओवरऑल हेल्थ, ऊपर से आपका माइंड जो है जो डिस्टर्ब चल रहा है उसको भी ठीक करा के देती हूँ। तो ये मैजिक है, ये एकदम मस्त देन है होम्योपैथी की जो हम पेशेंट में करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है हमारे पास जो प्रेशर को तो ठीक करती है, ब्लड प्रेशर को तो ठीक करती है, उसके साथ साथ जो हार्ट में प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके वजह से, जो लीवर में प्रॉब्लम हुए, जो किडनी में प्रॉब्लम हुए हैं वो भी ठीक करती है। सो हमारे मास्टर जो हैनीमैन है, इन्होंने ही होम्योपैथी का उनकी वजह से बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है होम्योपैथी का। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से कही है कि देयर इज नो डिसीज बट द सिक पीपल। आपके अंदर जो हाइपरटेंशन है, आपके अंदर जो डिसीज है, वो डिसीज नहीं है, हम अपने आप को सिक बनाते हैं। हमारे अंदर की जो चीज है हमको सिक बनाती है, हमारी अंदर की जो चीज है हमको डिसीज बनाती है। डिसीज यानी पैथोलॉजी नहीं होता है, हम अंदर से कुछ दुख में है, जो कारण है, कोई एक कारण रहता है, इसकी वजह से कोई हलचल मच जाती है, बस दैट इज कॉल्ड अ सिक पीपल। सिक, हम थोड़े बीमार हैं, हम डिसीज नहीं है, हम बीमार हैं थोड़े। और लास्ट में एक मैं बहुत ही अच्छा मेरे को एक ये मिला है, हैन शेले,
ये हंस शेले, ये एक बहुत ही बड़े डॉक्टर होके गए, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, हार्मोन्स के डॉक्टर कहलाते इनको। सो उन्होंने एक चीज बोली है, उन्होंने बहुत सालों पहले एक चीज बोली, बहुत सालों पहले। ये देखिए यहाँ पे, मेंटल टेंशंस, फ्रस्ट्रेशंस, इनसिक्योरिटीज, एमलेसनेस आर अमंग द मोस्ट डैमेजिंग स्ट्रेसर्स। यानी आपका मेंटल टेंशंस, आपके जो लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस है, वो आपकी इनसिक्योरिटी इन द सेंस, अभी मुझे एक घर लेना था, अरे वो हो नहीं पा रहा है, कब होगा, कब नहीं होगा, कब होगा, मैं कैसे करूं, ये जो इनसिक्योरिटी होती है वो चीजें। एमलेसनेस, कोई भी लाइफ में आपका एम नहीं है, हम बैठे हैं। आज एक रिटायर्ड पर्सन ये बोलता है, अरे मुझे काम चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मैं शांति से बैठे रहूं। एमलेस है ना, अगर आप उसमें खुश हो तो नो इश्यूज, लेकिन अगर आप उसमें खुश नहीं हो, कुछ करना चाहते हो, तो दैट एमलेसनेस इज ऑल्सो प्रॉब्लम, आपको उससे स्ट्रेस आता है। So ये the most damaging stressors, and psychosomatically studies have shown how often they cause migraine। और यही सारी चीजें जो है माइंड की, यही सारी चीजें जो है, जो आपको हेडेक कॉज करती है, पेप्टिक अल्सर कॉज करती है, हार्ट अटैक कॉज करती है, और हाइपरटेंशन भी कॉज करती है, मेंटल डिसीज आते हैं, सुसाइड होते हैं, होपलेसनेस आता है। सो हमारा पूरा लाइफ अनहैप्पी हो जाता है। हमको यहाँ से उठ के बाहर निकलना चाहिए, हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, हमको इसके ऊपर उपचार करने चाहिए कि हम हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ना जाए। हाइपरटेंशन को आप यहीं पे कंट्रोल करिए, लेकिन उसके लिए सालों साल दवाइयाँ मत खाइए। ये एक सादा बीमारी है, ये डिसीज नहीं है, वो एक लक्षण है। उस लक्षण को ठीक करने के लिए सालों साल दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो भी आप हमेशा के लिए दवाई के अधीन हो जाते हो, वो मत होइए, उससे आपके बॉडी में दूसरी सारी चीजें क्रिएट हो रही है। आप सिर्फ दवाई के साइड इफेक्ट, यूजेस तो देखते हैं, साइड इफेक्ट्स भी देखा कीजिए। सो इतना बोल के मैं यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। मैं कोलेस्टेरॉल को लेके मैं डॉक्टर रानी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी उसके लिए, और कोलेस्टेरॉल मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा अलग पार्ट होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें बतानी थी, तो उसका भी मैनेजमेंट मैं बताऊंगी आपको। तो इतना बोल के मैं अभी आपसे विदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। अब 25 सालों से बीपी की दवाई ले रहे हैं, 25 से 30 साल से, तो अब होम्योपैथिक दवाई असर करेगी बीपी की दवाई छोड़े तो? हाँ करेगी। 25 साल से आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे 1 साल तो देना पड़ेगा उसको रिवर्ट बैक करने, क्योंकि हर टाइम आपकी दवाई हम छोड़ के देखेंगे। 25 साल की जो आदत लग गई है, ये शराब जैसी है, ये आदत शराब जैसी है, एक बार में छोड़ देंगे ना आप सह नहीं पाओगे। तो उसको नीचे लाने के लिए हमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उसके डोजेस कम करने के बाद हम हमारी दवाई लगानी पड़ती है। जब हमारी दवाई आप पे असर करना चालू करती है, जब मुझे समझ में आता है कि ये दवाई असर कर रही है, हर टाइम मैं बीपी लेती हूँ, उस बीपी से मुझे समझ में आता है कि कितना जनरेट हो रहा है। अगर वो कांस्टेंट है तो मैं धीरे धीरे एक दिन आड़ आपकी दवाई करती हूँ, और धीरे धीरे उसको कम करके 1 से 2 साल में उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती हूँ, मिनिमल डोज पे। फिर मिनिमल डोज बंद करने के लिए और थोड़ा सा टाइम लगता है, और अपन वो बंद कर सकते हैं। लेकिन आप ये तो सोचते हो कि शराब का अधीन आदमी बिना शराब के रह सकता है कुछ दिन बाद, राइट? अगर फिर बिना अपने 25 साल की दवाइयाँ लिए हैं तो दवाइयाँ भी छोड़ सकते हो, क्यों नहीं छोड़ सकते? मैडम कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल में क्या है? हाँ जी, एक्चुअली मैं इसी में कोलेस्ट्रॉल भी कवर करना चाहती थी। मैम ने मेरे को बोला था, डॉक्टर रानी मैम ने, लेकिन वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का जो आपको वही मैं एनाटॉमिकली जैसे समझाती हूँ, वो थोड़ा सा अलग पिक्चराइजेशन था, इसलिए मैंने समझाया नहीं। वो एक चैप्टर अपन कवर करेंगे, मैं थोड़ी स्लाइड्स लेके आऊंगी जो आपको समझाए। तो कोलेस्ट्रॉल और जो लिपिड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर के स्निग्ध फैट होते हैं, स्निग्ध चर्बी होती है, जो जाके ये धमनियों में बैठ जाती है अंदर साइड। तो जैसे मैंने बताया ना, अंदर साइड जाके पहली एक स्लाइड दिखाई थी धमनी की, तो उसमें जाके वो बैठ जाती है। जैसे ये जो स्लाइड दिखाई है,
यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ये तो नॉर्मल, इसका कैलिबर बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। नॉर्मल यानी जो आपका पाइप रहता है ऐसा पाइप है, आप मेरे को देख पा रहे हैं? तो ये पाइप यहाँ पे कुछ खुरदरा अगर हो जाता है तो यहाँ पे फैट जमा होना चालू हो जाता है, वही लिपिड कहलाता है। जो फैट यहाँ पे जमा एक्चुअली कैसे होता है, फैट आपको एनर्जी देता है, वो यूज हो जाना चाहिए, वो यूज ना होते हुए एक्स्ट्रा जो फैट है वो हर जगह जमा होना चालू होता है, वैसे धमनियों में जमा होना चालू होता है। यहाँ पे वो बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ के एक पत्थर जैसा फॉर्म कर देता है, एक पत्थर बन जाता है। और वो पत्थर बनने से यहाँ पे जो कैलिबर है, यहाँ पे जो जगह है ब्लड फ्लो होने की वो कम हो जाती है, और उसके भी वजह से प्रेशर आता है, उसके भी वजह से प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। तो ये हाइपरलिपिडेमिया या तो जो कोलेस्टेरॉल बोल रहे हैं ना, वो ये पार्ट होता है। जो एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, एलडीएल। हाँ, वो अलग अलग कोलेस्ट्रॉल, वही मैं बोली कि हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल ये अगर हमने एक साथ किया था मैनेजमेंट, लेकिन उसको समझाना मेरे को एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसका अलग अलग चीजें होती है ये सारी चीज। तो मैं आपको एक लेक्चर जरूर से उसको लेके मैं समझाऊंगी, जब भी ये पूरा खत्म होता है लास्ट लेक्चर में लेके आपको पूरा समझा दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिल्पा दी, बहुत ही सरलता से आपने समझाया कि टेंशन लेने से ही हाइपरटेंशन होता है। तो ये बहुत डिटेल्स में आपने समझाया। आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट वीक का था, जो बहुत अच्छी से हुआ डॉक्टर शिल्पा जी के साथ। कल हमारा सेकंड डे रहेगा, सुबह योग और प्राणायाम सत्र में भी इसी के साथ इसी टॉपिक को लेकर योग और प्राणायाम होगा। शाम में कल सेकंड डे हमारा डॉक्टर सोनाली मानधनी जी का सेशन है, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है। थैंक यू वेरी मच सभी विभूजन को। सभी बहुत विभूजन अपने क्वेश्चंस जरूर से पूछिए, क्योंकि सिर्फ जान लेने से नहीं होगा। आप होम्योपैथी का पूरा लाभ लीजिए। आप डॉक्टर से अपने जो भी आपके जिस पे भरोसा है, ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप पूछिए, उनसे दवाई लीजिए और उससे पूरा लाभ पाइए। जितने भी साल का होगा, दवाई आपको कम करनी है, दवाई की डोज, एलोपैथिक दवाई की डोज आपको कम करनी है। तो योग, प्राणायाम और बाकी जो पैथी में से आप क्या ले सकते हैं, इसका पूरा कोशिश करिए। यही एक बताने के लिए ये सत्र के आयोजन किए हुए हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, इनसे भी आपका जो बीमारी है हाइपरटेंशन, वो कम हो सकता है। तो प्लीज आप जरूर से होम्योपैथी को अपनाइए। और कोई भी प्रश्न है आपको होम्योपैथी से और हाइपरटेंशन से जुड़कर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रानी, डॉक्टर शिल्पा इज अवेलेबल। पूजा जी के पास में आप विभू नंबर पर आप अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न रख सकते हैं, बेझिझक रख सकते हैं। आप ही के लिए यह विभू है, आप ही के स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याओं को के निदान के लिए ही विभू खड़ा हुआ है। कृपया बिना झिझक के आप ये इसका पूरा लाभ उठाइए। और जहाँ के वहां नहीं रहना है, आपको अपने स्वास्थ्य में दिनों दिन उसमें अच्छे से अच्छा उसमें सुधार पाना है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज समय हुआ उसके लिए खेद है, पर आप ही के लिए यह सत्र का आयोजन किया हुआ था। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रानी दी, शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलेंगे सुबह 7 बजे योग और प्राणायाम सत्र में। तब तक के लिए मैं इस सत्र को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत थैंक यू, सभी ने इतना अमूल्य समय दिया।